यारी सबका फिर से गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं सी सैट से रिलेटेड। सी सैट एनालिसिस करेंगे 2025 का। ठीक है, 2025 का करेंगे। इसमें आप लोग हम लोग के साथ मतलब बैठ के करोगे आप, और देखेंगे कि किसका सही होता है, कितना सही होता है। देखो क्या होता है ना कि आप खुद एक लगाते हो, तो जब आप खुद से सॉल्व करते हो कोई सी सैट का पैसेज, तो वो थोड़ा सा पैसिव मोड होता है। लेकिन जब साथ में सारे लोग कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, आप भी देखोगे, सामने हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि मेरे पैसेज हमेशा बहुत अच्छे रहे। पैसेज के लिए जरूरी नहीं कि आप विलियम विलियम शेक्सपियर हो, बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, या आप मुंशी प्रेमचंद हो, बहुत अच्छी आपकी हिंदी होनी चाहिए। एक बेसिक आइडिया होता है, ट्रिक होता है जो आपको समझना है, आपके दिमाग से वो चीजें निकालनी है, आपको मेंटली थोड़ा सा ट्रेन होना है। अगर आप उस लेवल पे मेंटली ट्रेन हो जाते हो, अगर वो एक पॉइंट आपके दिमाग में आ जाता है, तो आपके लिए सारे आंसर आसान हो जाते हैं। बहुत बारी क्या होता है, पैसे समझ ही नहीं आता। बहुत पैसे जैसे होते हैं उसका मुझे मीनिंग नहीं समझ में आता, लेकिन ऑप्शन देख के फीलिंग आ जाती है कि ये वाला सही है। क्योंकि वो एक पैटर्न होता है यूपीएससी का, जो आप धीरे धीरे चीजों को समझोगे। ठीक है, तो हम पैसे से सारी चीजें सीखेंगे। कि मान लो कि आप सी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दो सेशन ऑलरेडी हैं पैसेज के। इसमें 18,000 व्यूज हैं। इसमें अभी तुरंत ताज़ा डाला ही देख लेना, टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन। ये अपने कोर्सेज चल रहे हैं। इसमें कोर्स है एक पाथ फाइंडर, जिसमें पीवाईक्यू ये सारी चीजें हैं। और 999 का एक प्रीलिम्स काउंट डाउन शुरू होगा, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू अभी हम 1 मई से लॉन्च करेंगे। और पीवाईक्यू एनालिसिस ऑलरेडी लास्ट 30 साल का चल रहा है, तो 30 साल वाला आप ले सकते हो। सी सैट के आपको यहाँ वीडियोस मिल जाएंगे, मैपिंग के फ्री मटेरियल्स हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स लो ना लो, लेकिन ऐप डाउनलोड करने पे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। फ्री में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे पैसेज से रिलेटेड चीजें। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि पैसेज ऐसा होता है ना कि इसमें आप 40-45 मिनट दोगे, मैक्सिमम 50 मिनट। 50 मिनट में 27 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के। और इजीली आप 22-23 आराम से, मतलब वर्स्ट केस में 22-23 भी आप सही कर सकते हो। अगर 22-23 भी आपने सही कर लिया, वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, बेस्ट में तो लोग 27 में से 26-26 कर लेते हैं, है ना, उनके ऐसे ही 60+ नंबर आ जाते हैं वहां पे। लेकिन वर्स्ट केस की बात बता रहा हूँ, अगर आपके 22-23 भी सही हो गए, तो आपके सोचो 50 नंबर तो ऐसे ही आ गए। और रीजनिंग और मैथ मिला के 5-5 तो एकदम मतलब बहुत प्यार से आप कर लो, एकदम इजी सवाल होते हैं। एकदम इजी 10 क्वेश्चन तो एकदम ही इजी होते हैं, कितना भी टफ सी सेट का पेपर क्यों ना आ जाए। वो 10 आप निपटा लोगे, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। वर्स्ट केस में आई एम टेलिंग यू, पैसेज में कुछ नहीं करना है, सबसे इजी है, सबसे ज्यादा इनपुट आउटपुट रेशियो इसका होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। सामने आप देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको चीजें पता चले ना। अब स्टार्ट करते हैं 2025 का। आपके सामने मैं पैसेज पढ़ूंगा, ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और पैसेज पढ़ते टाइम आपको फिर मैं आंसर दिखा दूंगा, एक बारी आप आंसर देख लो। यहाँ पे आंसर मतलब इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको देखना है। तो पैसेज पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्या कह रहा है पैसेज में, सबसे पहला पैसेज है कि मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम इज ए जस्ट कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज लाइवलीहुड डिपेंडेंट। तो कह रहा है अगर हम कंजर्व करेंगे बायोडायवर्सिटी को, तो ये अफेक्ट करेगा जो इसका कमर्शियल पोटेंशियल, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और जो लोग उन पे डिपेंडेंट हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। ऑन द इकोसिस्टम देयर इज ऑल्सो conflict between using an ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation or strictly for conservation। ठीक है, फिर कह रहा है अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो कॉज ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड सिचुएशन प्रॉब्लम, माइक्रो क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग लाइवलीहुड। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट दीज कंफ्लिक्ट आर पर्टिकुलरली acute कहाँ पे है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, वेयर द डिपेंडेंस ऑफ पीपल एंड इकोसिस्टम इज ए सिग्निफिकेंट एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब देखो इसमें हर चीज आपको नहीं समझनी है, लेकिन आपको ओवरऑल क्या समझ में आया कि ये कह रहा है कि थोड़ा लफड़ा है ना, लफड़े वाली बातें बोल रहा है। अगर मैं सीधे लैंग्वेज बोलूं कि अगर यार कंजर्व कर रहे हैं तो ये दिक्कत आ रही है, कमर्शियली अगर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ये दिक्कत आ रही है, लाइवलीहुड पे जा रहे हैं तो ये दिक्कत आ रही है। तो लफड़ा सा है, इसने कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं बताया। पैसेज में पहली चीज ध्यान रख लेना, जब भी आप पैसेज सॉल्व करते हो ना, अपना दिमाग बाहर रखना। अपनी जो नॉलेज है, जितना आप जीएस का लेके आओ, सारी चीजें लेके आओ, सब कुछ बाहर रखना है। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव हियर। यू कैन नॉट थिंक आउटसाइड द पैसेज। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यूपीएससी अज्यूम करके एक्स्ट्रा दे दे आंसर, लेकिन हमें नहीं अज्यूम करना है। अगर आप ये पॉलिसी से स्टिक रहोगे ना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। अभी मैं बताता हूँ, इसने सिर्फ लफड़ा बताया कि ये चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, कि सब एक दूसरे से लफड़े हो रहे हैं। मतलब इधर करेंगे तो वो प्रॉब्लम है, इधर करेंगे तो वो प्रॉब्लम है। अब पैसेज देखते हैं। तो पैसेज कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। अब देखो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर क्रक्स क्या है,
सेंट्रल आइडिया क्या है, इन्फेरेंस क्या है, अजम्पशन क्या है, मैं कहता हूँ ऑप्शन इतने ब्रॉड होते हैं ना, इतने दूर दूर होते हैं कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्रक्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्रक्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है सेंट्रल आइडिया की, मतलब ओवरऑल, मतलब इसका क्या निचोड़ है एक तरीके से, पिक्चर, बड़ा पिक्चर क्या है। तीसरा इन्फेरेंस होता है, लॉजिकल रीजनिंग, अगर कोई चीज बता रहे हैं तो उसका कॉज इफेक्ट क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा आप उसके एकदम इमीडिएट इफेक्ट बताने, नहीं कि लंबा सोच के एकदम पूरा अजम्पशन कर लिया। अजम्पशन मतलब कि जो पैसेज बताया जा रहा है उसके बेसिस पे आपको अज्यूम करना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, उतना दिमाग मत चलाओ। इसमें अगर ज्यादा दिमाग चला लोगे तो आपका ज्यादा गलत होगा। आप सोचोगे, कहीं से आपने सुना है कि अरे सर ने तो बोला था क्रक्स में ये सोचना है, तो इस पैसेज में मुझे ये सोचना है, उसके चक्कर में ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हो सही से, उसके चक्कर में क्या जो इजी लग रहा है आपको सही है उसको गलत करके आप वो के चक्कर में कि एक पॉइंट निकाल के लाना है, आपने दूसरा गलत कर दिया कि यही पॉइंट है। तो सबसे पहले ये चीजें दिमाग से हटा दो, मैंने कभी एक क्रक्स इन्फेरेंस फलाना ढिमका कुछ नहीं होता, ये बस यूपीएससी रख देती है कि चलो ठीक है। बाकी पैसेज में आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, जैसे मैं पहला ही पैसेज आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर बताओ, पहला पैसेज आपने पढ़ा, अब इसका आंसर बताना। पहला कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम देयर लाइवलीहुड। ये कहीं नहीं कह रहा पैसेज में, पैसेज में लफड़े की बात कर रहा है कि इधर करेंगे तो ये इशू होगा, लाइवलीहुड वाला प्रोटेक्ट करेंगे तो बायोडायवर्सिटी में इशू होगा, उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उसको इशू होगा। ये कभी नहीं कह रहा है कि वरीड ही नहीं होना चाहिए, मतलब हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए, टू एक्सट्रीम। दूसरा कह रहा है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। बताओ कहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात है, कहीं पे फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आप तुरंत काट दोगे, पैसेज में नहीं है। हम क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तीसरा कह रहा है सब्सटेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम वाइल बीइंग टुगेदर एक्सेपरेट वन अनदर लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस। तो यहाँ मेनली तीन चीज का है, एक बायोडायवर्सिटी, एक आपका लाइवलीहुड, एक कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन, ये तीनों का ज्यादा लफड़ा चल रहा है, मतलब ये तीनों को मैनेज करना है। तो यहाँ पे इसने वन अनदर लिखा है, ग्रामरली भी इसने सही लिखा है, ईच अदर में सिर्फ दो होते हैं, वन अनदर लिखा है कि तीनों में लफड़े हो रहे हैं, लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स एंड इम्बैलेंस, है ना। सीधे सीधे आपका आंसर सी में आ रहा है। चौथा फिर कह रहा है कि कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। तो जो एक्सट्रीम होते हैं तो वो तो आप ऐसे ही हटा दोगे, ये एक्सट्रीम है हटा दिया, फंडामेंटल राइट की कहीं बात नहीं है इसमें, वर्ड देखते ही हटा देना आपको। फिर ये कह रहा है नॉट वरीड अबाउट, चिंता नहीं करना, ये कह रहा है लिंक्ड है, और सच में लिंक्ड है, मतलब लफड़े हैं ना, वही तो हमने देखा, इजी सवाल, मतलब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। फिर कह रहा है अबव द पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन हैज बीन मेड। कौन से इसमें अजम्पशन हम बना सकते हैं, आप लोग आंसर बताओगे साथ साथ में। ठीक है, आपको पढ़ना है, सीधे आंसर देना है, जो भी आपको आंसर लग रहा है। कह रहा है इसमें अजम्पशन करना है, तो डरना नहीं है, अजम्पशन इन्फेरेंस इन सब चीजों में। कह रहा है नो कंट्री नीड टू डिपेंडेंट इकोसिस्टम टू होस्ट नेशनल इनकम। ये कहीं पैसेज में बात ही नहीं करी। देखो एक चीज मेरा सुन लो, आज की सबसे टफ टास्क होता है निगेटिव ऑप्शन बनाना, स्पेशली पैसेज के लिए। छोटा सा पैसेज है, आपको उसी पैसेज के बेसिस पे आंसर देना है, उसके बियॉन्ड का नॉलेज आपको अपना खुद का नॉलेज नहीं लगाना है। कोई चीज आपको लग रही है सही है लेकिन वो पैसेज में नहीं है, आप उसको गलत मानोगे। ये आपको डेयरिंग अंदर से लाना है। आप लोग हमेशा बायस रहते हो, उसने पूछ लिया ये कॉजेज है क्लाइमेट चेंज के, आपको पता है कि हाँ ये कॉजेज है, पैसेज में नहीं मेंशन है, लेकिन आप अज्यूम कर लोगे। ऐसे नहीं होता अजम्पशन, इसके चक्कर में आप पैसेज गलत करके आते हो। यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे कह रहा है नो कंट्री नीड टू डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब ये कहीं बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कह भी रहा है ना कि नेशनल इनकम बूस्ट करेगा, इकोसिस्टम सिग्निफिकेंट एंड कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन एज अ पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। ये तो इसके अगेंस्ट ही बात कर रहा है, और वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड है। स्टेटमेंट तो कह रहा है फायदा है, यहाँ कह रहा है कि फायदा ही नहीं है, और उसमें नो कंट्री और एक्सट्रीम लगा लिया तो उसको आप हटा दोगे। दूसरा कह रहा है कि resource rich countries need to share their resources with those scant resources as to prevent the degradation ecosystem। अब बताओ यहाँ पे कहाँ बात करी है कि रिसोर्स रिच जो कंट्रीज हैं वो शेयर करें रिसोर्सेस, हम कैसे अज्यूम करते हैं, कहीं इसमें रिसोर्स रिच कंट्रीज की बात ही नहीं करी है। ये अच्छा तो बहुत लग रहा है सुनने में, है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में कि आप अज्यूम कर लो। ऐसे अगर आप अज्यूम करने लगोगे तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना, आप कितना भी अज्यूम करते चले जाओ, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सुनने में अच्छा लग रहा है बट पैसेज में कहीं रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज सबकी बात हुई है, ये पैसेज में ही नहीं है, नॉट इन द पैसेज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। चलो अभी थोड़ा सा टफ आंसर देखते हैं, टफ क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ो, हम पढ़ेंगे उसके बाद आंसर पे जाएंगे, आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है। कह रहा द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट करती है कि इज स्टीप लर्निंग कर्व, एक स्टीप लर्निंग कर्व है, मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है कि एज मोर प्रोड्यूस
कॉस्ट फॉल रैपिडली, जितना हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसका कॉस्ट मतलब जल्दी गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। हम देखते हैं ना इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे खेलना, कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसका फिर कॉस्ट गिर जाता है। द फर्म ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट। अब कोई चीज अगर हमें ग्रीन इनोवेशन लाना है तो पाथ डिपेंडेंट है। कौन सा पाथ है भी हम आगे देखते हैं। द मोर a firm does, the more it likely to do in the future। ठीक है। The strongest evidence for this is the collapse in price of solar energy। ठीक है, which became about 90% cheaper during the टू मतलब 2010 के अराउंड, जो वो वाला दशक था। रिपीटली बीटिंग फोरकास्ट, अ मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमी मोर टाइम टू एडजस्ट। अगर हम कोई टेक्नोलॉजी पहले से, मतलब मूविंग अर्ली कह रहा है कि अगर हम पहले से उसको डिफाइन कर लेंगे, एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमी मोर टाइम टू एडजस्ट, फिर वो धीरे धीरे उसके पास ज्यादा टाइम है एडजस्ट करने का, तो ये अलाउ करता है टू रीप द बेनिफिट, मतलब ज्यादा फायदा होने का। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिसरप्शन, बहुत ज्यादा डिसरप्शन नहीं होगा। अगर वही चीज लेट हो गई, ए लेट मोर क्योटिक एंड ट्रांजिशन इन कॉस्टलियर। तो अभी जैसे मान लो हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर हमें पहले ही पता हो जाए, लॉन्ग टर्म में सोच ले कि इसको हम पहले से ही सही कर लें, तो शायद ज्यादा चांसेस है कि हमारे वो आगे चल के स्मूथली सारी चीजें ट्रांजिशन भी हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रोएक्टिवली चीजें कर ली। लेकिन हम कोई चीज करने लगे कि हमें पता है कि अभी हम इन चीजों से करेंगे, या मतलब हम हल से जो है खेत जोतेंगे, ट्रैक्टर से जोतेंगे। अब बीच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि ट्रैक्टर हटाना है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो बहुत टफ होगा। तो यही कह रहा है कि अगर पहले हम कोई चीज अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, अगर लेट करेंगे तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं पैसेज का। इसने एग्जाम्पल भी दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है? सोलर इंडस्ट्री का, जो सोलर वाला था, कि इसने पहले ही अडॉप्ट कर लिया और इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे खेला, और उसकी वजह से क्या हुआ कि चीप हो गया, मतलब सस्ता हो गया। तो ये बढ़िया चीज है। तो सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। आपको इसका आंसर देना है, देखते हैं कितने लोग इसमें सही देते हो। ठीक है। तीसरे का आपको बताना है। सेंट्रल आइडिया क्या है? द इकोनॉमिक ऑफ स्केल इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। सही है, स्टेटमेंट सही लग रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज इंटेंशनली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। ये भी ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन ये सेंट्रल आइडिया की बात कर रहा है। अभी देखो, हमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं। कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमिक्स आर बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब इसमें कहीं कंपैरिजन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन की बात नहीं करी है, लार्ज या स्मॉल, तो इसको हम ऐसे ही हटा देंगे। फिर कह रहा है टाइमिंग प्ले क्रूशियल रोल, किसमें? इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब अगर मैं चारों स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, ये पूरा पैसेज यही कह रहा है कि मूव अर्ली अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेट हो जाएगा, क्योटिक हो जाएगा, ट्रांजिशन में दिक्कत है। यही तो कह रहा है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्टेटमेंट सही है आपके, लेकिन ये बहुत नैरो है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, लेकिन आइडिया नहीं है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल इसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ, मतलब अच्छी चीज है, इसेंशियल है नहीं है, ये भी अपने आप में एक्सट्रीम हो जाएगा। हम इसको 100% नहीं कर सकते। पैसेज में लिखा है बट इसेंशियल नहीं बोला है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज इंटेंशनली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। यस, इट्स करेक्ट, बट क्या ये सेंट्रल आइडिया है? नहीं है, ये नैरो है, नैरो इंटरप्रिटेशन है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है। अब देखो, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको करेक्ट आंसर करो, ताकि हम इस पे अच्छे से जज कर सकें। कह रहा अजम्पशन बताना है पैसेज का। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंस इन कंट्री लाइक इंडिया। अब आप मुझे ये बताओ, पैसेज में आप तो सोचोगे इंडिया को अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन पैसेज में कहीं इंडिया मेंशन है? आपको बहुत कोचिंग वाले इंडिया बता देंगे, लेकिन मैं कभी एग्री नहीं करूंगा। मैंने इतने पैसेज लगाए, हर बारी मेरा पैसेज की वजह से हुआ है। इंडिया मेंशन नहीं है पैसेज में, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में नहीं बोला गया है। ये आपको मान के चलना है कि आप इसको गलत करोगे। यूपीएससी क्या देती क्या नहीं देती, लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड है ऐसे पैसेज के स्टेटमेंट को सही नहीं मानता है। आप ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते। इट इज नॉट सेइंग अबाउट इंडिया पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। नहीं है, इसको आप गलत मानोगे। देखो, अभी आप लोग आंसर दे रहे हो, अभी फंसोगे, रुको। इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी, कह रहा अगर दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो हैं फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द सोलर एनर्जी, देयर विल मोस्ट लाइकली एंड इजी ग्रीन ट्रांजिशन। जैसे सोलर एनर्जी ने क्या फॉलो किया, उसने अर्ली अडॉप्ट कर लिया, उसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ा, ओवरऑल क्या हुआ? फायदा हो गया। ठीक है, फायदा हो गया। तो आप यही अजम्पशन के बेसिस पे कह रहा है कि अगर कोई अदर टेक्नोलॉजी है, अगर ये सेम पैटर्न फॉलो करें दैट ऑफ सोलर एनर्जी, देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी एन इजी ट्रांजिशन।
तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं, ये अजम्पशन हो सकता है, क्योंकि इसने एग्जांपल दिया सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी यहाँ पे मेंशन है, कह रहा है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर दिस इज द कोलैप्स इन प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी। ये पूरा सेट बता रहा है, और उसने एविडेंस भी दिया है कि देखो सोलर एनर्जी में ऐसे हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसी पे फोकस है ना पैसेज, अगर कोई दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलो करा सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी, देयर विल बी मोस्ट लाइकली, लाइकली बोल रहा है, ये नहीं कह रहे मस्ट बी एन इजी ग्रीन ट्रांजिशन, मोस्ट लाइकली वर्ड पे जाओ, वर्ड, मोस्ट लाइकली एन इजी ट्रांजिशन। तो हाई चांसेस हैं इसके करेक्ट होने के, डी हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पैसे देखो तो आपका बी ही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसने एग्जाम्पल दिया है और ये स्टेटमेंट यहां से निकल रहा है। देखो बहुत सारे लोगों ने बी दिया है, वेरी गुड प्रियंका, सुशांत, बी बी कई सारे लोगों ने दिया है। तो आप समझो इसने एग्जाम्पल दे रखा है, थोड़ा सा टाइम दिया करो। हम कोई अलग से अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम इसी के बेसिस पे अज्यूम कर रहे हैं। पहले वाले में इंडिया था इसीलिए हमने हटा दिया, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, इसने एविडेंस दे रखा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात कर रहा है, और ये मोस्ट लाइकली कह रहा है, ये नहीं कह रहा मस्ट। तो वर्ड पे ध्यान दिया करो थोड़ा सा। बी हाई चांसेस है, 90% आई एम श्योर यूपीएससी इसका बी ऑप्शन सही देगा। बहुत सारे कोचिंग ने बी दिया है, बहुत सारे ने ए दिया है। आई डोंट नो ए क्यों दिया है, वो तो अपने पर्सनल इंटरफेरेंस मतलब इन्फेरेंस पे है कि लोग क्या निकाले। इंडिया वाला तो नहीं होना चाहिए, वो तो 100% है, नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट लाइकली वर्ड पे ध्यान दो ना। तीसरा देखते हैं, कह रहा है ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस डिस्टिंक्ट सेट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग। तो जो अलग अलग स्टेट है इंडिया में, वो अलग अलग टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट ऑल्सो ऑफर इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बस उसके अपने अपने फायदे भी कुछ ऑफर कर रहे हैं, फॉर रिड्यूसिंग एमिशन डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, कुछ उससे फायदे भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट्स नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर शोर्स फ्रॉम द सी लेवल राइज। जो कोस्टल स्टेट है उनको मतलब एक्शन लेना है कि प्रोटेक्ट करेंगे सी लेवल जो बढ़ रहा है राइज से। डिस्ट्रिक्ट दैट आर ड्राई नीड टू प्रिपेयर फॉर वेरिएबल मानसून प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ड्राई लैंड के लिए, हिमालय के लिए अलग चैलेंज है, देयर रीजन हैज बीन देयर ओन चैलेंजेस, एंड सेलेक्टेड पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया एंड ऑफशोर एरियाज ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी हार्नेसिंग द विंड पावर। लेकिन कुछ सेलेक्टेड एरिया है पेनिनसुला, उसमें वहां पे अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे विंड पावर के लिए अपॉर्चुनिटी है। These various aspects need to be considered for developing country and sustainable goal for the future। तो कह रहे ये इतने सारे लफड़े हैं, थोड़ा सा कुछ नुकसान है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, कोस्टल एरिया में ये प्रॉब्लम है, बट कहीं कहीं थोड़े बहुत फायदे भी हैं। तो जब भी हम कुछ कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में बिठा के रखनी है। कुल मिला के पैसेज का मतलब ये है। अब आते हैं इसमें आंसर देखते हैं 11। तो कह रहा है मोस्ट लॉजिकल रेशनल प्रैग्मेटिक मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। हमें सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, आप आंसर ऐसे ही ले आओगे। द मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन स्ट्रेटजी एड्रेस टैकल ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। कहाँ पे स्टेट की बात कर रखी है इसने? कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई इसने स्टेट की? नहीं बताई, आप इसको अज्यूम नहीं करोगे। दूसरा कह रहा है इन इंडिया टू डाइवर्स, डाइवर्सिटी बहुत है, टू इम्प्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रोग्राम टू एड्रेस टैकल द क्लाइमेट चेंज। अरे डाइवर्सिटी है तो उसकी वजह से हम इम्प्लीमेंट, उसमें कोई इशू थोड़ी ना आ रहा है। डाइवर्सिटी यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ डाइवर्सिटी की बात नहीं, सब जगह अलग अलग प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। वो कह रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई चीज होगी तो हम उसको देखेंगे। ये तो निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये तो निगेटिव हो गया। तीसरा कह रहा है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट कहाँ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट यूनियन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसने चीजें बोली, आप काटोगे इसको। कह रहा है इंडिया नीड टू फॉर्मुलेट इफेक्टिवली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी एट स्टेट रीजन लेवल। यही कह रहा है और यही इसका क्रक्स है। डी ऑप्शन करेक्ट, एकदम इजी। फिर अगेन 12 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जो आंसर दिया करो उसके आगे नंबरिंग भी दिया करो, ए बी बी सी, मुझे पता नहीं चलेगा ना कौन से आंसर का आप बता रहे हो। विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग assumption हैज बीन मेड। ग्रीन एनर्जी, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेट विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन स्ट्रेटजी। कह रहा है ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेट विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी। आप लोग ये आंसर बताओगे, बहुत इजी है, लेट मी चेक कि आप वो समझ पाए नहीं समझ पाए। दूसरा कह रहा है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। तो ये तो आप ऐसे ही हटा दोगे, कहीं डिफरेंशिएशन कंपैरिजन की बात नहीं है। इसने पैसेज में कहीं नहीं बोला कि माउंटेन में बहुत ज्यादा है, वहां तो तबाही आ जाएगी, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, कोस्टल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसने सब जगह के अलग अलग स्पेसिफिक चैलेंज, उसने बस एक डिस्क्रिप्शन दिया है, देर इज नो कंपैरिजन।
तो कंपैरिजन वाला तो ये तो आप हटा दोगे। नाउ टेल मी, पहला वाला सही या नहीं सही है, आपको ये बताना है। तो पहला वाला, यस, करेक्ट। सारे लोग ए बोल रहे हो, सही है पहला वाला। क्यों? क्योंकि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन लिंक्ड है, कह रहा है ना विंड वाला। कह रहा है सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला इंडियन ऑफशोर एरिया ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग विंड पावर। अपॉर्चुनिटी है, देर आर वेरियस एस्पेक्ट नीड टू बी कंसीडर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल फॉर फ्यूचर। तो वही कह रहा है कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू इंटीग्रेट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी। तो ये आपका सही हो जाएगा, तो ओनली वन इज करेक्ट। ना, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इफ द सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, इज द मोस्ट acutely फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। जो सोशल इक्वालिटी, कास्ट वास्ट जितने भी हो गया, इज द मोस्ट acutely फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इंडिया, मोस्ट acutely। फिर कह रहा है इनसिक्योरिटी मोर देन पावर्टी, मतलब जो इनसिक्योरिटी है वो मोर देन पावर्टी है, पावर्टी से भी ज्यादा है। इज द मोस्ट acutely फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, मोस्ट acutely फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बिसाइड दोज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, ठीक है, दोज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, उसके जो नीचे हैं, इवन दोज जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, जो जस्ट अबव भी हैं, मतलब थोड़े अमीर भी हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी हैं, आर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी वेरियस काइंड्स। उनके बहुत सारे, मतलब दे आर सब्जेक्टेड टू, मतलब वेरियस इकोनॉमिक सिक्योरिटीज ड्यू टू वेल्थ, हेल्थ रिस्क, market fluctuation, job related uncertainties. Many government policies are actually intended towards a mitigation these insecurities। अभी आखिर में कह रहा है कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं जो इधर काम कर रही हैं इसके तरफ है। तो इसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि सोशल इक्वालिटी है, अक्यूट सोशल प्रॉब्लम इंडिया में है, लेकिन इनसिक्योरिटी उससे भी ज्यादा है, पावर्टी से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गरीब लोगों में नहीं है, इवन जो गरीबी से थोड़ा ऊपर है ना, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, जिसके लिए सरकार जो है वो काम कर रही है उस दिशा में सुधार के लिए। पैसेज का क्रक्स है, जो मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश तो है नहीं, बट समझ आया सीधे सीधे, जो आपने पढ़ा, आपके सामने मैंने पढ़ा। अब आते हैं आंसर को, हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। पहले कह रहा है इंडियाज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी अवेयर दैट पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड कॉन्सिक्वेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज द मेन सोशल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी अवेयर दैट पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी एंड द कॉन्सिक्वेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज मोस्ट सोशल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। उसने अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजें बताई है। जो इनसिक्योरिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉवर्टी, है ना। दूसरा कह रहे हैं इंडिया पॉवर्टी इज द प्राइमरी फॉर द सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। ये अभी हम इसको होल्ड करेंगे, हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो इंस्टिंक्टिवली लिंक्ड दैट दे पोज अनइमेजिनेबल क्राइसिस इन इंडिया, मतलब अनइमेजिनेबल क्राइसिस ये इंडिया में है। फिर कह रहा है इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट एड्रेस। अब बताओ इसका आंसर, बताओ। Insecurity more than poverty is the main economic issue that government policy must address। मतलब जो इनसिक्योरिटी है, पावर्टी से ऊपर भी जा रहे हैं लोग तब भी परेशान है, तब भी इनसिक्योरिटी है, ये मेन इकोनॉमिक इशू है गवर्नमेंट में, कि इनसिक्योरिटी से भी परेशान है। ये सारी चीजें एक एस्पेक्ट बता रहा है, लेकिन ये आपका सीधे सीधे पैसेज बता रहा है। पैसेज में सीधे लिखा हुआ है कि इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मोस्ट एक्यूट फेल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और यही पैसेज में सीधे सीधे लिखा हुआ है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी चीज हो, ये सीधे आपका पैसेज आ गया एकदम। वो सब वेग वेग लिखे हुए कंफ्यूज करने के लिए, ये है वो है, दोनों अलग अलग एंटिटी हो, कह रहा है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैज बीन मेड। ये आपको बताना, पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो प्रोन टू सफर फ्रॉम एंजाइटी अबाउट द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। जो अबव पॉवर्टी लाइन है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू सफर फ्रॉम एंजाइटी अबाउट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज। दूसरा कह रहा है इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी कैन रिजल्ट पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। अब ये आपको बताना है, कह रहा है जो अगर हम पावर्टी हमने हटा दिया तो कैन रिजल्ट, मतलब रिजल्ट हो सकता है पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन ए कंट्री। पीस एंड पीस हो सकता है, मतलब फिर जो क्योस एंजाइटी ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो आप बताओ इसमें क्या होगा। देखो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है ना, पैसेज में क्या कह रहा है कि बिसाइड दोस बिलो ऑफिशियल पॉवर्टी जस्ट, इवन दोस जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन आर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज। तो वही है ना, मल्टीपल में आ गया ना, कि जो पॉवर्टी
लाइन से अबव है आर ऑल्सो प्रोन टू सफर एंजाइटी एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से, वो बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी से। फिर कह रहा है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वलिटी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, क्योंकि पॉवर्टी अलग चीज हो गई, इनसिक्योरिटी अलग चीज हो गई इकोनॉमिक वाली। तो वही तो कह रहा है कि पॉवर्टी से ऊपर हैं लोग, अब जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो भी तो परेशान है ना, तो कैसे पीस आ सकता है? तो पॉवर्टी आप हटा भी दो तब भी पीस नहीं आ रहा है। ये तो पैसेज कह रहा है कि जब पॉलिसी बनाओ तो इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और यही आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो जब भी आप पैसेज कर रहे हो ना, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। यहाँ कुछ हम अलग से थ्योरी नहीं लगा रहे, सिर्फ पैसेज का रेफरेंस ले रहे हैं। पैसेज में जो है वो माना जाएगा, जो नहीं है उसको नहीं मानेंगे। अब इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट क्या पैसेज कह रहा है? नहीं कह रहा है। पैसेज तो खुद बता रहा है कि पॉवर्टी के ऊपर वाले भी परेशान है। तो ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट भी अगर दोगे तो आप आराम से, छोटा सा पैसेज है, 30 सेकंड लगेंगे इसको पढ़ने में, उससे भी कम, 2 बारी आप ऐसे ही पढ़ लोगे, सब समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन बहुत दूर दूर के होते हैं, तो आप ऐसे ही उसको सॉल्व कर लोगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वन ऑफ द डिसमल रियलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन दैट इट नेवर एक्सपीरियंस ए हाई ग्रोथ फेज। कह रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया से, इसने कभी हाई ग्रोथ फेज देखा ही नहीं। बहुत निराशाजनक बात है। अनलाइक नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जैसे जो नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो शायद ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, मतलब ये नहीं ग्रो करी, अनलाइक नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। फिर कह रहा है द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसके बोलते हैं, फॉर एग्रीकल्चर हैज बीन जस्ट 3.5% इन 1980s। मतलब सबसे ज्यादा जो देखा गया वो 3.5% देखा गया, वो भी 1980s में। Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relatively stagnation thereafter. This is sharp contrast to non-agriculture growth, which consistently increased from 1980s to 2000। तो कुल मिला के कह रहा है कि यार एग्रीकल्चर ग्रोथ मतलब सेक्टर बढ़ ही नहीं रहा है, अनलाइक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, इसने कॉज वॉज कुछ नहीं बताया, इसने एक टाइम लाइन बताई, डिस्क्रिप्शन बताया। अब आते हैं आंसर पे। आंसर पे आओगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है क्रोलरी, इसको छोड़ दो। तो कह रहा है द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म परकुलेट डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की कहीं बात नहीं करी है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन मार्क रखेंगे। फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज नॉट एज फुल एज इट वॉज एक्सपेक्टेड। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या लेना देना हमें, मतलब यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज नहीं, तो इंडिपेंडेंस से बात कर रहा है कि नहीं ग्रोथ हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक स्पेसिफिक एरिया, इसको तो आप ऐसे ही काट दोगे। इसने कोई कॉज नहीं बताया है कि ये कॉज है, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्पेसिफिक कॉज नहीं बताया। इंडिया लैग्ड बिहाइंड अदर कंट्रीज अडॉप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। अब यहाँ पे ये भी रीजन नहीं बताया कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं ले पाए इसकी वजह से ग्रो, उसने सिंपली डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बेसिस पे आपको एक थोड़ा सा क्रोलरी निकालना है, एक आइडिया निकालना है। तो इसने ये नहीं बताया कि हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तीसरा कह रहा है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्ट इन द स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर। तो ये दोनों तो बाई हाथ है, वैसे हटाओगे। अब पहला ऑप्शन हमें थोड़ा सा सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहा है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म तो हर कंट्री में होते रहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज स्पेसिफिक, एक रिफॉर्म की बात कर रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में सारे आ जाएंगे। तो कह रहा है जो बेनिफिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, जो भी हुए हैं आज तक, percolates down more slowly to the agriculture sector, इसीलिए वहां पे ग्रोथ कम हुई है देन इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और दूसरे सेक्टर है वहां पे ज्यादा हुआ है। तो ये जो है आपका ज्यादा अच्छा लॉजिकल बैठ रहा है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका लॉजिकली ज्यादा अच्छा, ज्यादा करेक्ट है। अंडरस्टूड? तो कभी कभी क्या होगा ना, डायरेक्ट आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन जब आप एलिमिनेट करना शुरू करोगे तो आपको रिलेटिवली ज्यादा सही लगेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। Now, next देखते हैं। With reference to the passage, the assumption have been made the growing divergence between the fortune to agriculture and non-agriculture economy in India। कह रहा है जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, जो डाइवर्जेंस हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में, इंडिया कुड हैव बीन रिड्यूस कंटेन बाय, ये कम हो सकता था, ये कम हो सकता था। अब देखते हैं कौन कौन से रीजन से कम हो सकता था। आप ये आंसर बताओ, अगर आपने करेक्ट बता दिया तो फिर समझ लो, इसको पहले मैं मिटा दूं, समझ लो फिर आप लोग सीख गए हो। अगर नहीं बताया तो अभी सीखने की जरूरत है। पहला कह रहा है अडॉप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप एंड वाइबल कॉर्पोरेट फार्मिंग, वाइबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। ये कह रहा है कुड हैव बीन रिड्यूस।
बताओ। दूसरा कह रहा है प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेविली सब्सिडाइजिंग सीड्स फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी एंड फार्म मशीनरी एज पर द डेवलप्ड कंट्रीज। आ रही है आवाज? देखो, अमित ने डी बोला है, मानस ने ए बोला है, सुशांत ने डी बोला है, नीरज ने डी बोला है, अभिषेक ने डी बोला है, पारस ने डी बोला है। अभिषेक तिवारी डी एक बार ही लिखो। रेखा ने डी बोला है, इशिका ने डी, प्रियल ने डी, गेमिंग ने डी। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब आप लोग पैसेज समझ गए हो, अब आइडिया समझ गए हो। ये चीजें अच्छी हैं, ये कॉज बता रहा है, लेकिन क्या पैसेज में कहीं कॉज की बात करी है? उसने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो हम कॉज कैसे अज्यूम कर सकते हैं? ये आपको ट्रैप कर रहा है। जब भी ऐसी चीजें हो ना, कि जो दिखने में सही लग रही हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया स्टेटमेंट लग रहा है, वो ट्रैप है, वो एक्चुअल में पैसेज में है ही नहीं। तो आपको ध्यान से समझना है इन चीजों के लिए। जो ए दे रहे हैं या बी दे रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अज्यूम कर रहे हो, यस इट इज करेक्ट, अगर हम पैसेज के बाहर आए तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन पैसेज में क्या वो चीज है, पैसेज ने सिर्फ सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, इसने कोई कॉज नहीं बताया है। सिर्फ ये बताया इसका बढ़ा, इसका नहीं बढ़ा, बस इसने यही बताया, इसने कोई रीजन कॉज नहीं दिया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस चारों में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म को इसलिए रीजन लिया क्योंकि ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होते रहते हैं। इसने कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं बोला है, तो इसीलिए ज्यादा सही है चांसेस इसके सही होने के। दूसरे वाले में ये रीजन तो बता रहा है, इससे सही हो सकता है, लेकिन पैसेज में नहीं है वो, कॉज नहीं है वो। तो इसको हम दोनों काट देंगे, ट्रैप में नहीं फंसेंगे, डी ऑप्शन। एंड एक्चुअली डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे टाइप के जो सवाल आप गलत करके आते हो, नहीं करना है। ऑब्जेक्टिविटी, एक चीज दिमाग में रखो, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, कई सारे लोग मेरे से पूछते रहते हो, इसका कोर्स का मैं बता देता हूँ। देखो, जो पाथ फाइंडर है, इसको अभी फीस कम कर दिया गया है, 199 का है, जिसमें पीवाईक्यू लास्ट 30 साल के हैं। 24/7 मेंटोरशिप है बाय द रैंकर, क्विक रिवीजन होगा, स्टैटिक का मैराथन चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, 6-6 घंटे में हम ज्योग्राफी खत्म करें, 4 घंटे में मेडिकल हिस्ट्री, सारी चीजें चल रही है। करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज हो रहा है, वर्चुअल लाइब्रेरी है जो 24 घंटे लोग उसको पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस का 1499 का है, 30 ईयर्स का है, सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस है। एक हम काउंट डाउन प्रोग्राम शुरू करें जिसमें लास्ट 10 साल का पीवाईक्यू होगा, 1 मई से शुरू होगा, 999 का। वही जो 30 वाला है ना, सिर्फ 10 साल का मिलेगा लास्ट। तो मैंने आपको एक बारी क्विक डिस्क्रिप्शन बता दिया, दोबारा इसके बारे में मत पूछना ना। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं हैंडलूम वाला। ठीक है, इन अवर कंट्री हैंडलूम आर इक्वेटेड विद ए कल्चर। कह रहे हमारे कंट्री में जो हैंडलूम है ना, उसको इक्वल कर देते हैं कल्चर से, दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशन। कुछ ट्रेडिशन को बढ़ाना है, जैसे कोई कम्युनिटी हो गया कि वहां से हैंडलूम ज्यादा बनते हैं, तो हमने उसको कल्चरली बता दें कि यार ये ट्राइब इस कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन बन जाता है। दिस आइडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग एंड प्रोवाइडेड, ये यही आइडिया बन जाता है कि यार इस टाइप को फायदा है, यहाँ पे ये कर रहे हैं, इनका ये ट्रेडिशनली इंडस्ट्री है तो इसको सपोर्ट करेंगे। ये लेजिटमेट बेसिस बन जाता है स्टेट को सपोर्ट करने के लिए। बट द नोशन ऑफ ट्रेडिशन इज अ सिंगल लीनियर एंटिटी। लेकिन ये नोशन जो है ना, सिंगल लीनियर है, बस एक इक्वेट कर दिया कल्चर से, ट्रेडिशन से। इज बीइंग स्ट्रांगली कंटेस्टेड टुडे, ये अभी उसको थोड़ा सा अपोज करते हैं लोग। द नैरेटिव डोमिनेंट इन डिफाइनिंग कल्चर ट्रेडिशन इज ए पर्टिकुलर वे आर सीन टू हैव इमर्ज एज ए आइडेंटिटी एंड हिस्टोरीज ऑफ लार्ज सेक्शन द discounted and at a time forcibly stripped identity are fighting for their rightful place in the history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large section of our population choose to ignore. अब यहाँ से तो आपको आइडिया लग गया होगा। ये कह रहा है कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसको हम कल्चर से जोड़ देते हैं कि कल्चर इनको मतलब प्रमोट करना है, ये करना है। इसके वजह से क्या हो रहा है, स्टेट को भी एक लेजिटमेट रीजन मिल रहा है कि इनको हमें प्रमोट करना है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल आइडिया है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, जो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, उसको एज ए कल्चर वो देखता है, ट्रेडिशन देखता है, नैरो व्यू से देखता है, क्योंकि कल्चर से चीजें हैं, उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखता। वही कहना चाह रहा है ये पूरा पैसेज। अब देखते हैं इस पैसेज का आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल कन्वेड ऑर्डर ऑफ द पैसेज। अब पहला कह रहा है वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव लिंक्ड टू प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज। देखो, साउंड तो अच्छा किया, स्टेटमेंट पढ़ते ही खुशी मिली थोड़ी सी, कि लग रहा है सही सा लग रहा है। दूसरा कह रहा है कंटिन्यूड स्टेट सपोर्ट टू द हैंडलूम इंडस्ट्री इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ सम और ग्लोरियस आर्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। ये तो स्टेटमेंट में ही लिखा है, ये पैसेज का आइडिया थोड़ी ना है। पैसेज ये कह रहा है कि आप उसको प्रमोट करो, लेकिन एक सिंगल उसमें प्रमोट करो, प्रमोट करो अच्छी बात है,
लेजिटमेट बेसिस दे रहे हो आप, अच्छी बात है। लेकिन वो जो एक तरीका है ना कि सिंगल वाला हमने कर दिया कि सिर्फ इसी के लिए प्रमोट करेंगे, वो नैरेटिव अच्छा नहीं है। ये क्रिटिसाइज कराए तो स्टेटमेंट को ही सीधा उतार दिया इन्होंने। तो ये स्टेटमेंट है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये मेन आइडिया नहीं है। कह रहा है हाउस होल्ड यूनिट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज एंड मेड एन इकोनॉमिक वाइबल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। ऐसी कहाँ बात रखी है कि मॉडर्नाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? वो तो रीजन दूसरा दे रहा है कि ये इश्यूज आ रहे हैं, जो हम एक सिंगल लीनियर पे उसका फोकस चला गया है। हैंडलूम प्रोडक्ट नीड टू बी कन्वेड मशीन मेड डिजाइन, कहीं मशीन मशीन की बात नहीं करिए। पहला वाला कह रहा है वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री, हमें इसको फ्री करना है हैंडलूम इंडस्ट्री को फ्रॉम लिमिटेड नैरेटिव लिंक्ड, जो ये आपने बता रखा है ना, सिंगल लीनियर एंटिटी, इससे हमें इसको फ्री करना है। एंड प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज, मतलब एक चीज नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल एस्पेक्ट होने चाहिए। इसीलिए तो ये कह रहा है ना कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन चूज टू इग्नोर, क्योंकि आप सिर्फ एक चीजों पे फोकस कर रहे हो। तो हमें इसको इससे फ्री करना है। आप सपोर्ट करो, हर चीज करो, बट एक सिंगल नैरेटिव से हमें फ्री करना है। अंडरस्टूड? देखो बहुत सारे लोगों ने ए दिया है, वेरी गुड। 23 का सी कैसे होगा? मॉडर्नाइज की बात कहाँ गया, यही आपको सीखना है। मानस, कैसे सी होगा? हाउस होल्ड यूनिट इन द हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज एंड मेड इकोनॉमिक वाइबल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। कहाँ इसने ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की बात करी है? इसने कहाँ मॉडर्नाइज की बात करी है? किसको मॉडर्नाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बनाएंगे? कहीं पे है इसमें? वो कह रहा है कि जो आप कल्चरली उसको ट्रेडिशन बेसिस में मानते हो, नैरेटिव से, वो उसका मेन इशू नैरेटिव का है, टेक्नोलॉजी इन सब चीजों का नहीं है, नैरेटिव का है, ये आपको समझना है। ठीक है, पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, with reference to the above passage, the following assumption we have made. There is no need for the state to involve any matter in हैंडलूम सेक्टर। तो ये तो आप देखते ही हटा दोगे, एक्सट्रीम है। वो लोग थक जाते हैं बेचारे, मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं सही होगा। फिर हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, ये भी नहीं कह रहा है कि अपीलिंग नहीं है। ये जरूर कह रहा है कि लार्ज पॉपुलेशन हो सकता है इसको इग्नोर कर दे, लेकिन वो इग्नोर का रीजन बता रहा है कि जो सिंगल नैरेटिव है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, हमें इसको प्रमोट करना है, वो जो नैरेटिव है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपीलिंग ही नहीं, अट्रैक्टिव नहीं, ऐसी कहीं बातें नहीं करिए। तो इसको भी आप हटा दोगे। तो बताओ आंसर क्या सही होगा इसका? इसका आंसर क्या सही होगा? अमित कह रहे हैं फ्री की बात कहाँ किया है? आप वर्ड से पैसेज नहीं सॉल्व कर सकते, पहली चीज ध्यान रखना कि आप एक वर्ड उठाओ कि इसमें फ्री कहीं है, फिर इसमें कहीं स्टेट लिखा है, चलो स्टेट लिखा है तो ये सही हो गया अभी। तो कितने सही करोगे स्टेट के नाम पे? ये इसका मतलब सुनो, ये कह रहा है, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे आपसे ही, लेकिन मैं समझा देता हूँ। कह रहे इन अवर कंट्री हैंडलूम आर इक्वेटेड विद द कल्चर दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, द आइडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग एंड प्रोवाइड लेजिटमेट बेसिस फॉर द स्टेट टू सपोर्ट द सेक्टर। अब ये बता रहा है कि इसको हम थोड़ा इक्वेट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं ट्रेडिशन से, कल्चर से, इसकी वजह से स्टेट उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अब यहां से इशू शुरू होता है, द नोशन ऑफ ट्रेडिशन एज ए सिंगल लीनियर एंटिटी इज बीइंग स्ट्रांगली कंटेस्टेड टुडे। तो वही तो कह रहा है कि वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम ए लिमिटेड नैरेटिव लिंक। यही चीज तो यहाँ पे इसने बोला है, इसको हमें इससे फ्री करना है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। नहीं तो उससे इशू क्या हो रहा है, अगर फ्री नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप वी प्रमोट हैंडलूम एज ए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन चूज टू इग्नोर। तो इसको फ्री करोगे, थोड़ा मॉडर्नाइज होगा चीजें, मतलब अलग अलग डोमेन में लोग सोचेंगे, तो अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे ही आपने नैरेटिव चेंज किया था, इशू इज नैरेटिव। अंडरस्टूड? यार ऐड मैंने ऑफ कर रखा है, पता नहीं कैसे आते हैं। लेट मी चेक। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया कि नो लॉन्गर अपीलिंग, नो नीड। अमित समझ आया? ओके चलो गुड। नाउ अब देखते हैं, सवाल आप पढ़ो। क्या कह रहा है? इफ देर इज ए इनइक्वालिटी इन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर इफ देर इज ए इनइक्वालिटी इन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर इनइक्वालिटी, देर इज ए ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, तो उससे ज्यादा इनक्वालिटी है फूड प्रोडक्शन में और उसके यूटिलाइजेशन में, जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं। एज ए सोसाइटी बिकम वेल्दियर, जैसे सोसाइटी रिच होती है, ठीक है, जैसे ही सोसाइटी रिच होती है,
देयर कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, वो एनिमल के प्रोडक्ट को ज्यादा खाते, चिकन मटन मुर्गा मीट, हाँ। दिस मीन्स दैट ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सच बेसिक फूड स्टफ एज ग्रेन एंड लेग्यूम दैट कुड फीड ह्यूमंस डायरेक्टली इज इंस्टीड बीइंग कन्वर्टेड इनटू फीड फॉर पोल्ट्री इन लार्ज फॉर्म एनिमल्स। हम उनको खिला देते हैं, जो हमें खाना होता है हम उनको पोल्ट्री को खिलाते हैं और फिर हम उनको खाते हैं। ये दिस कन्वर्शन ऑफ द प्लांट बेस्ड फूड इनटू एनिमल फूड फॉर द ह्यूमन इज फार फ्रॉम एफिशिएंट, मतलब दूर है, एफिशिएंसी से दूर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 16% कैलोरीज फेड टू चिकन आर रिकवर्ड बाय अस। जो हम ओनली 16% ऑफ द कैलोरीज फेड टू चिकन, जो हम चिकन को कैलोरीज देते हैं उसका सिर्फ 16% हम रिकवर कर पाते हैं। When we eat them, this conversion rate goes down to 5 to 7% in large animal. अगर वही एनिमल बड़ा है तो वो नीचे और चला जाता है 5 से 7%। दैट आर फेड ग्रेन्स टू ऐड फैट एंड सम प्रोटीन बिफोर स्लॉटर। तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि जैसे सोसाइटी रिच होती जाती है तो एनिमल्स वगैरह ज़्यादा खाने लगती है, तो जो हम फूड वगैरह है ग्रेन्स हैं उसको हम एनिमल को खिलाते हैं और फिर एनिमल को खाते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो कैलोरीज मिल रही है वो हमें कम मिलती है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम चिकन को खिला रहे हैं या बड़े एनिमल को खिला रहे हैं उसके कुछ परसेंट ही हम उससे ले पाते हैं चिकन मटन खाने से। इसका ये एक तरीके से पैसेज का निचोड़ है। अब क्रक्स क्या है पैसेज का, अब देखते हैं। ठीक, अब इसका आंसर आपको बताना है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड फूड इन वेल्दियर सोसाइटी। अब ये कह रहा है कि जो वेल्दियर सोसाइटी है वहां पे जल्दी से प्रमोट करो सीरियल बेस, क्योंकि वो मीट मुर्गी मछली खा रहे हैं। रिवर्स कर दिया इसने, मतलब वो उल्टा जाओ कह रहा है। एनिमल बेस्ड फूड, जो एनिमल वेस्ट फूड है इज फार लेस एफिशिएंट, ये लेस एफिशिएंट है देन ग्रेन प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। ये कह रहा है जो एनिमल बेस्ड फूड है ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है देन ग्रीन एंड प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में भी और यूटिलाइजेशन में जो हम उसको खाते हैं। फिर कह रहा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल बेस्ड प्रोटीन और डेली लाइफ। ये तो आप ऐसे ही हटा दोगे, भाई हाथ है, ऐसे कहीं प्लांट और प्रोटीन इस सब की बात ही नहीं करा। Inequality in food production and consumption is inevitable in any fast changing society। अभी एक्सट्रीम है तो आप ऐसे ही इसको हटाओगे, तो एक्सट्रीम तो आप ऐसे ही नहीं रखोगे। पहला कह रहा है अर्जेंट नीड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रमोट करे कंजम्पशन सीरियल फूड इन वेल्दियर सोसाइटी। अरे क्यों प्रमोट करना है? वो प्रमोशन की बात नहीं कर रहा है, उसने ये नहीं बोला कि उसको प्रमोट करो ना करो, उसने सिर्फ रीजन बताया है। क्रक्स ये है कि एनिमल बेस्ड जो फूड है ना ये लेस एफिशिएंट है, कि उसको 16% आ रहा है, 7% आ रहा है देन द ग्रेन प्लांट जो हम उसको दे रहे हैं उसको हम खाते तो पूरा 100% मिलता। फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, तो ये आपका सही होगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट फिर अजम्पशन बेस है, उस पर उतना दिमाग मत लगाओ, आप चीजों को सिर्फ देखो। कह रहा द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस इन अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। दूसरा कह रहा है wealthier society tend to incur great loss of calories of the food material due to indirect utilization of their प्रोड्यूस। अब पहला इसने कहीं इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इन सब की बात नहीं करी है, कहीं भी पैसेज में मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत मानेंगे। कुछ लोग बहुत स्मार्ट हो, पहले ही आंसर दे देते हो। इसको हम गलत मानेंगे क्योंकि इसने फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबकी कहीं बात नहीं करी है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। दूसरा कह रहे हैं वेल्दियर सोसाइटी है टेन टू इनकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज। वही तो हम पढ़ रहे हो, एनिमल ज्यादा खा रहे हैं तो उससे कैलोरीज के लॉस ज्यादा हो रहा है, उसको सिर्फ 16% ले पा रहे हैं ऑफ द फूड मटेरियल ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन। तो जो फूड है, फूड को एनिमल को खिलाए, एनिमल को खुद खा रहे हैं, तो इसका सिर्फ 16% हो रहा है ना, तो इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके थ्रू खा रहे हैं ना, इसको सिर्फ 16% आ रहा है। तो आपका सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सिर्फ बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। चीजों को समझो, कहीं फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सब कहाँ बात करी इसने, क्यों अज्यूम करना फालतू की चीजें, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो पैसेज को यही आपको समझना, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करी तो आपके हाई चांसेस होंगे सही होने के। आंसर सारे लोग दिया करो, आंसर आप सारे लोग नहीं देते हो। अगेन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, इतने सारे लोग देख रहे हो लाइक नहीं कर पाते।
चलो नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है, इन आवर कंट्री रिग्रेटेबली टीचिंग एंड लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन हैज बीन आवर फोर्ट। ठीक है। बट न्यू डिमांड ऑफ द सोसाइटी क्या है, एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क रिक्वायर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है, फ्यूचर में क्या है, क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जरूरत है। लर्निंग थ्रू डूइंग, asking questions from multiple disciplinary perspective on the same issues, using evidences for building argument, and the reflecting the articulation. Higher education should not either be a mere servant of the government policy or a passive response to the public mood. हायर लर्निंग जो है इज ऑल अबाउट हाउ थिंक, कैसे हम सोचें, हाउ थिंक रेदर देन व्हाट टू थिंक। इसका मतलब नहीं हमें क्या करना है, कैसे करना है। लॉजिकल आर्गुमेंट, क्रिटिकल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो ऊपर कह रहा है, जो हायर एजुकेशन है, रेदर देन व्हाट टू थिंक टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड। टीचिंग को थोड़ा सा हमें री इन्वेंशन की जरूरत है, कैसे हमें सोचना है, ये पैसेज का मेन आइडिया है। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं पैसेज का। पहले कह रहे हैं, इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इट्स यूनिवर्सिटीज। तो रिसोर्सेज की तो कहीं बात ही नहीं करी कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ऐसा कहीं पैसे में देखा आपने, नहीं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग कंट्रीज शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये भी नहीं बोला इसने कि गवर्नमेंट के कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इशू हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए, वेरी एक्सट्रीम। क्लासरूम अप्रोच इज हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे। तो कैसे, कहाँ पढ़ाओ, सड़क पे पढ़ाओ, है ना, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। कह रहा है क्लासरूम नीड टू बी री इमेजिन एंड टीचिंग नीड टू बी री इन्वेंटेड। यही तो कह रहा है ना, री इन्वेंटेड, सीधे सीधे वर्ड ही आ गया, सीधे आंसर आपको इसने दे रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। तो इजी वन, डी वन इज करेक्ट। अब इसमें जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दिया करो, सारे लोग आंसर दिया करो जो भी आप समझ रहे हो। दूसरा कह रहा है, पैसेज assumption has been made, हायर एजुकेशन इज ए constantly evolving subject that need to be aligned towards new development in all sphere of the society। कह रहा है जो हायर एजुकेशन है इज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, दैट नीड टू बी अलाइन टुवर्ड्स न्यू डेवलपमेंट। जो भी नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके तरफ हमें उसको अलाइन करना है, सारे स्फीयर ऑफ द सोसाइटी के, सारे तरफ, एक तरफ नहीं, स्पेसिफिक सब जगह हमें चीजों को देखना है, थोड़ा मॉडर्नाइज करना है, चेंज ऑफ टाइम के हिसाब से। कुल मिला के बातें ये कहना चाह रहा है। नाउ दूसरा कह रहा है, इन अवर कंट्री सफिशियंट फंड आर नॉट अलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। फिर कहीं फंड वंड की तो बात ही नहीं हुई, फिर इसको क्यों ले आया बीच में, तो ये तो आप ऐसे ही काट दोगे। ठीक है, ये आपका ऐसे ही कट जाएगा और ये आपका गलत है। अब पहला वाला आपको बताना है, देखो कितने सारे सुशांत कह रहे हैं ए, जिशान ए, सान्याल ए, अथर महाजन ए, नीरज वर्मा ए। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, बिल्कुल सही है। यही तो पैसेज में लिख रहा है ना, कि हायर एजुकेशन शुड नॉट आइदर बी मेयर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी पैसिव रिस्पॉन्डेंट टू पब्लिक मोड। हायर लर्निंग टू ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रेदर देन व्हाट टू थिंक, टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड। ऊपर यही कह रहा है कि क्रिटिकल इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, लर्निंग थ्रू डूइंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव इन द सेम इशू। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ये कह रहा है ना, स्फीयर ऑफ द सोसाइटी, ऑल स्फीयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये तो हमारे पैसेज में ही है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नाउ तो पैसेज अभी हमने देखा 2024 के, हमने क्विकली कवर किए, मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। ये सारे वीडियोस भी आप देखना, 24 वाले, 23 वाले, हमने 25 के भी देखे। तो पैसेज के लिए मैं अगर आपको समरी बताऊं कि क्या क्या आपको करना है, देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सबसे पहले, एट द सेम टाइम लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अगर मैं आपको समरी बताऊं, समरी क्या है, जो हमारा पैसेज एनालिसिस है उसमें हमने क्या सीखा है, पैसेज एनालिसिस। आप लोग भी बताओ आपने क्या क्या सीखा है, उस हिसाब से बाकी चीजें हम ऐड करेंगे। पहली चीज, ऑब्जेक्टिविटी आपको मेंटेन रखनी है, ऑब्जेक्टिविटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर वो चीज पैसेज में नहीं है, आपको अज्यूम नहीं करना है, जनरली वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, नहीं अज्यूम करना है, ये आपको मान को चलना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो खुद का नॉलेज है, वो नॉलेज को यहाँ पे यूज नहीं करना है। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ वाले क्वेश्चन में कहाँ गया, एक सेकेंड, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ये वाला, ये इंश्योरेंस और क्रॉप्स, ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये ट्रैप दे रहा है, आपको फंसा रहा है कि क्या हो सकता था अगर सही हो जाता। ये कोई आंसर थोड़ी ना, क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना पूछ रहा है एमसीक्यू का। ये हटा दो, ये हटा दो, इसको सेपरेट उठा के एक एमसीक्यू बनाओ, मैं कह दूंगा दोनों स्टेटमेंट सही है। बट यहां से आपको बताना है, लिखा होता है कि बेस्ड ऑन द पैसेज, बेस्ड ऑन द पैसेज यू हैव टू अज्यूम। तो खुद से अज्यूम नहीं करना, ट्रैप को समझा करो, ये ट्रैप है आपके लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, नॉट नेसेसरी, ये वो, उसको आपको गलत ही मानना है। जनरली वो गलत होते हैं 99% टाइम, एक आध बार ही हो सकता है सही हो जाए, लेकिन वो सीधे सीधे पैसेज में मेंशन होगा तभी वो सही होगा।
तो पैसेज के चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं पहला पढ़ा सही लगा उड़ गए, बाकी तीन पढ़ा ही नहीं। क्लोजली आपको मॉनिटर करना है। कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शन सही होंगे लेकिन एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन देगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लिखा है वही उठा के सही बता देगा। बट ओवरऑल पैसेज का क्रक्स अलग होता है, जैसे हमने पहले वाले उसमें देखा था, दूसरे वाले में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको अप्लाई करनी है पैसेज में। पैसेज में एक चीज ध्यान रख लेना, आउट ऑफ बॉक्स चीजें नहीं सही होती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ये सारी चीजें सही हैं। आपको एक नॉलेज के तरीके, जनरल अवेयरनेस से बोलो तो आपको सही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। अब मैं अगर आपको सीसैट की स्ट्रेटजी बताऊं कि आपको कैसे सीसैट ध्यान से समझना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, आप लोग सुन लो अभी यहीं पे, ताकि आप इसमें परेशान ना हो सीसैट के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा पैसेज है, पैसेज है। दूसरा हमारा क्या है, क्वांट्स है। तीसरा क्या है हमारा, रीजनिंग। कैसे आपको अप्रोच करना है अभी से, आप बोलोगे तो मैं एक आध वीडियो और बना दूंगा, कमेंट में पता चल जाएगा कि बनाना है या नहीं बनाना है। 25 का पूरा ही करा दूंगा, अभी 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8-10 क्वेश्चन। पैसेज में सबसे पहले आपको ये जो 3-4 वीडियोज अपने पड़े हुए हैं ना, इसको अच्छे से देख लो। दो मैंने ऊपर अभी ये जो लिंक बता रखा है इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लो। ये आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को इंटरनलाइज करना है। पहली चीज ये अगर आपने कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी 50 मार्क्स आपके यहीं बन गए, 50+ मार्क्स यहाँ पे आपके वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में आपके बन गए 50+ मार्क्स पैसेज में, अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया। अब आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा पीवाईक्यूज के, 5 साल के, ठीक है, 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज। वो 5 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं, उसमें से आपके 10 सवाल सीधे रिपीट हो जाते हैं सेम थीम पे, जहां आपको सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता सॉल्व करने पे। यूनिट डिजिट क्या है ना, कितने जीरो हैं, कौन डिविजिबिलिटी रूल, आपको वो सब ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स टू कवर ईच टॉपिक। वो आप कवर कर लो, वो हर साल रिपीट होते हैं। फिर उसमें कुछ सवाल ऐसे आ जाएंगे एकदम सिंपल सिंपल, आपसे कैलकुलेशन पूछेगा, असर्शन रीजनिंग का। आप बोलोगे तो मैं क्वांट्स का जैसे 2025 का है, मैं आपको इजी इजी बता दूंगा कि कैसे आप उसको सही कर सकते थे। बहुत सही तो, बहुत सारे तो ऐसे ही सिर्फ आपको सोचना है, आप सही कर लोगे, उसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। मैंने सी सैट में, मैथ्स क्वांट में कभी फॉर्मूला नहीं लगा, लेकिन इजीली आप उसको सही कर सकते हो। तो 5 साल के पीवाईक्यू मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ। अगर आप कुछ नहीं आता मैथ में, सिर्फ आप 5 साल के पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो 8 से 10 सवाल तो आप आराम से बना लोगे, 30 में से 30%। क्योंकि यूपीएससी 50% सवाल तो इजी देता ही देता है, लेकिन आपको सिर्फ 25-30% भी करोगे तब भी 7-8 आपके यहाँ सही हो जाएंगे। तो अगर यहाँ 7-8 सही हुए, और मतलब चलो आपने 8-10 अटेम्प्ट किया, उसमें से आपके 7 सही हो गए, ठीक है, 3 गलत हो गए 10 में से, क्वांट्स में से 3 गलत हो गए, 7 सही हो गए, तो 6 आपके करेक्ट हुए। तो 6 अगर करेक्ट हुए तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 15 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। तो 50 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए। ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। आपके अभी टोटल कितने हो गए, 65 हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग तो आप आराम से 10-12 सवाल कर लोगे। रीजनिंग कम ही देते हैं, 20-25 से देते हैं, लेकिन उसमें 10-12 ऐसे कि इधर चला, नॉर्थ में चला, फिर साउथ में चला, फिर ये चला, फिर वो चला, फिर कहाँ खड़ा है। तो ये तो इजीली अगर आप सिर्फ बनाते चले गए, ध्यान से, पैनिक मत करो, तो आप आराम से यहाँ पे 8 से 10 सवाल आपके यहाँ भी बन जाएंगे। तो मतलब इजीली विल क्वालिफाई। तो मेजोरिटी जो आपका मेन फोकस है ना, वो पैसेज है। लोग मार कहाँ खा रहे हैं, पैसेज में खा रहे हैं, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप जितना टाइम रीजनिंग क्वांट्स में देते हो ना, दो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको इग्नोर कर देना, बट पैसेज को सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांगता है। एक बार अगर चीजें आप समझ जाओगे, वो गट फीलिंग आ जाएगी ना, जैसे अभी हमने पैसेज में देखा, फिर अभी 24 वाला मैंने करा रखा है, आप जाके देखो, पड़ा हुआ है, सेम टाइप टाइप का थंबनेल होगा। फिर पुराने वाले देखो, 23 वाले देखो, मैंने 2-3 साल के करा रखे हैं, मोर देन इनफ है। अच्छे अच्छे लोग उसको देखते हैं, उनको फायदा होता है। तो उसको इंटरनलाइज करो। क्वांट्स और रीजनिंग के लिए भी थोड़ा सा स्पेसिफिक, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, विल शेयर द लिंक, ठीक है। आप वहां से जाके उसको देख लो और आपका फायदा हो जाएगा। सी सैट में 2-3 चीजों बातों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सी सैट पेपर, ठीक है। सी सैट में जितना लगाना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को लीव करना, लीव करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग मिस कर देते हो। आप क्या करते हो, हर चीज को ईगो पे लेते हो। मैं भी आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, लेट मी कंप्लीट। लीव जो कर सीखना आपको आना चाहिए। अगर आप लीव नहीं करोगे, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, मान लो 4 नंबर क्वेश्चन है, आपने वो पढ़ रखा है, आप कह रहे हो यार ये तो मैंने बहुत पढ़ रखा है, मैं मास्टर हूँ इसमें, मुझे ये सॉल्व करना है, उसमें 2 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए,
और उसकी वजह से क्या होगा, आप पैनिक कर जाओगे, फिर वो आंसर भी सही नहीं आएगा, फिर आप लास्ट में ब्लाइंड मारोगे क्योंकि आपको ईगो हर्ट करेगा, तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे ही करोगे एट एनी कॉस्ट, छोड़ नहीं सकते, नहीं आपको गिल्ट होगा कि 4-5 मिनट आपके चले गए। उसके चक्कर में बाकी सवाल पे आप फोकस नहीं कर पाते, इजी इजी वाले आप पढ़ोगे नहीं, जो बड़ा लिखेगा उसको छोड़ दोगे कि अरे इसको क्यों पढ़ना, शायद वो बहुत इजी सवाल है, उसको अगर ध्यान से पढ़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सी सैट में भी मान के चलो कि आपको 1 से 80 तक गो थ्रू करना है। ये नहीं कि एक तरफ से पूरा हंटर लेके चल देना है, मारते हुए चलना सबको, ऐसा नहीं है। आप 1 से 80 तक चले जाओ, जो आपको टफ लग रहा है थोड़ा देखते ही सेंस कर जाओगे। पीवाईक्यू सभी जो 5 साल के मैं वीडियोस भेजूंगा देखोगे ना, आपको सेंस हो जाएगा कि ये पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है, ये आराम से हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, कुछ तो सेम सेम थीम के रिपीट होते हैं। तो कोशिश करो 1 से 80 तक आपका हो जाए। तीसरी चीज, मेरा ऐसा मानना है ना कि पैसेज को थोड़ा सा पहले कर लो, पैसेज को पहले करो, उसका 50 मिनट टाइम निकाल लो कि मुझे 50 मिनट में पैसेज खत्म करना है। और आप आराम से खत्म कर सकते हो पैसेज, आप चाहो तो किसी एक ईयर का उठा के प्रैक्टिस कर लो, 2022 का उठा लो, 23 का उठा लो, जो आपने नहीं कर रखा है उठा के उसको प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू फिनिश इन 50 मिनट्स। बहुत एक्सट्रीम केस में अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो रही है तो 55 जाओ, नहीं तो ट्राई टू फिनिश विद इन 50 मिनट्स। और 1 घंटा 10 मिनट आप रखो रीजनिंग एंड क्वांट्स के लिए, कि वहां आप 10-15 क्वेश्चन निपटा दो। 4-4 3-3 मिनट भी दोगे तो 15-17 क्वेश्चन आपके निपट जाएंगे, और आराम से रिलैक्स होके सॉल्व करना उसको। तो पैसेज में आपको थोड़ा सा पहले कर लोगे तो उससे ये फायदा होगा कि आपको लगेगा कि आपके 27 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं तो अगर आप मैथ क्वांट को शुरू में करते हो ना, तो इसमें ज्यादा टाइम ले जाता है, जब आप गिनोगे तो आपको लगेगा 8-10 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, 1 घंटे निकल गए, तो आप पैनिक कर जाओगे। और जब आप पैनिक करोगे ना तो फिर पैसेज के ऊपर आओगे, और पैसेज में फिर उस सरसरी निगाहों से देखोगे, फिर उसमें समझ नहीं आएगा, फिर आप उसको टेक्नोलॉजी को भी अज्यूम कर लोगे, सब आपको सही लगने लगेगा और दिक्कत हो जाएगी। लेट्स से वर्स्ट केस आ गया कि कभी कभी क्या होता है कि पैसेज बहुत टफ आ गए, बहुत बड़े बड़े पैसेज आ गए, लेकिन उस केस में क्या होगा कि रीजनिंग क्वांट बहुत इजी आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का बैलेंस होता है यूपीएससी में। तो अगर आपको लग रहा है कि पैसेज बहुत लेंदी लेंदी आ गए, एक पैसेज से हो रहा है बड़ा सा पैसेज पढ़ने में, तो उसका फिर क्या स्ट्रेटजी है कि जो छोटे छोटे वाले पैसेज है ना उसको पहले निपटा दो, ताकि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो हो जाए। तो 30 मिनट में मान लो आपके 15 पैसेज हो गए, छोटे वाले सारे तो 27 के 27 बड़े बड़े देगा नहीं यूपीएससी, उसमें से 15 बहुत छोटे छोटे होंगे, कुछ बढ़ाएंगे क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज करते हैं अगर उनको लेंदी भी बनाना है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि 15 आपको छोटे छोटे जो है उसको आइडेंटिफाई करके पहले निपटा लो, कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन दिमाग में साइकोलॉजिकली आप फिट रहो। बहुत लोग सी सैट इसलिए नहीं फेल होते कि उनको क्वांट्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, पैसेज नहीं आता, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लड़ाई में, कितने भी बड़े प्लेयर हो, विराट कोहली कितना भी बड़ा प्लेयर है लेकिन देखो एग्जीक्यूट अच्छे से करता है। पाकिस्तान मैच में बड़े बड़े प्लेयर धाराशायी हो गए, लेकिन उसने एग्जीक्यूट किया ना, वर्ल्ड कप जब हम खेल रहे थे T20 वाला। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और एग्जीक्यूशन के लिए यू हैव टू प्रिपेयर। माइंडसेट आपको ऐसे ट्रेन रखना है, आपके पास प्लान A B C सब रेडी होना चाहिए। जैसे देखा पैसे टफ आए, तुरंत दिमाग में आ जाना है कि छोटे छोटे वाले पहले निपटाना है, ये छोटे छोटे वाले जो मैथ्स और क्वांट है उसको निपटाना है। अब ऐसे ढूंढते चलो एक तरफ से, फिर 1 से 80 तक आप पूरा गधा लेके निकलो। पहला वाला छोटा है, आप पैसे उड़ा दो, दूसरा ये उड़ा दो उड़ा दो, तो आप 1 घंटे में जल्दी से कोशिश करो कि 1 से 80 तक पहुंच जाओ। एंड देन काउंट कि इजी वाले कितने हो गए आपके, 25-30 आप आराम से पहुंच जाओगे। फिर 1 घंटे आराम से रिलैक्स होके आराम आराम से 2-2 3-3 मिनट देके पैसेज पढ़ो। और जो जितना बड़ा पैसेज होगा उसके आंसर उतने इजी होंगे, ये भी आप नोट डाउन कर लो। जितना छोटा पैसेज होता है उतना ट्रिकी हो जाता है, उतना फंसा देते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि पैसेज अगर बड़ा है तो उसमें परेशान नहीं होना है। तो ये चीजें आप देख लो, सी सैट के लिए परेशान मत हो। बाकी पीवाईक्यूज के लिए मैंने बोल दिया है, एक छोटा सा कोर्स आएगा, ठीक है, वो काउंट डाउन करके होगा, उसका नाम 999 का होगा, 10 साल का पीवाईक्यू, उसमें सारी चीजें कवर होती हैं। पीवाईक्यू आप सीखते हो, आपका दिमाग ट्रेंड होता है, हम एक छोटी छोटी चीजें उस पर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। पाथ फाइंडर आप ज्वाइन कर लो, 199 का है। तो लास्ट जो अभी 40 दिन है इसमें मैराथन चल रहा है, सारा स्टैटिक रिवाइज अभी आज हमने 3-3.5 घंटे में पूरे मिडवल रिवाइज कर ली, सबका कवर हो गया मिडवल। फिर ऐसे वर्चुअल लाइब्रेरी पे लोग पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ करंट भी चीज़ें चल रही हैं, फिर पीवाईक्यू भी आपके 30 साल रहेंगे, सब कुछ रहेगा, मेंटोर सपोर्ट टॉपर्स डिस्कशन एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन देयर। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो एटलीस्ट ज्वाइन पीवाईक्यूज, क्योंकि उससे आपका अल्टीमेटली फायदा होगा, मार्क्स उससे बढ़ेंगे। अब आप लोग के मैं थोड़े से डाउट देख लेता हूँ, बस मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा आप लोगों को, कि अभी जो आपके पास 39 डेज हैं बहुत है, मोर देन इनफ है। आप लाइक सब्सक्राइब करो, रेगुलर हम सेशन लेते रहेंगे ताकि आपको पता चले लाइव आना। और जो टाइम है ना उसको आप अच्छे से कैपिटलाइज करो, 39 को आप 60 में कन्वर्ट करो, इजीली यू कैन कन्वर्ट। बहुत होते हैं 39 दिन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखो उनका फाइनल रिजल्ट आता है, नहीं होते सिलेक्शन, 5-5 दिन बचे होते थे तो फिर भी उनके फॉरेस्ट को टॉप निकलती थी।
तो आपका जो नॉलेज है इनफ है, आपके पास सीसैट के लिए भी चीजें इनफ है। मैंने अभी देखा आप लोगों का ऑलमोस्ट सारे लोग सही आंसर कर रहे हो, लेकिन पैनिक कर जाते हो। तो पैनिक नहीं करना है, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन इजिली क्वालिफाई, यू आर द पर्सन हु कैन क्वालिफाई। ये दिमाग में आप मान के चलो, पास्ट में कितने भी फेलियर रहे होंगे, जो भी रहा हो, कितने भी अटेम्प्ट हो, डजेंट मैटर। अभी नेक्स्ट 39 डेज आपको अच्छे से पढ़ने हैं, आपका टाइम है, आपका अटेम्प्ट है। अभी कोई टॉपर डिसाइड नहीं है, कोई भी टॉपर हो सकता है, वो आप भी हो सकते हो। सो नो बडी नोज। तो अपने आप को कभी गेम से बाहर नहीं मानना है, हमेशा पैशनेट रहना, मेहनत से पढ़ाई करो, 39 डेज को एकदम शिद्दत से कर लो। जितने भी अगर आपके पास में गलतियां हुई, आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ पाए हो या पीछे हो, ट्रस्ट मी, 39 डेज बहुत होते हैं, आराम से आप इतनी चीजें पढ़ लोगे। और आपने बहुत चीजें पहले पढ़ रखी होंगी, आपको ऐसा लगता है कि आपका तैयार नहीं है, ये चीजें छूटी है, वो चीजें छूटी हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप पढ़ने बैठोगे, जो आपका पुराना नॉलेज है वो आपका काम आता ही आता है। आप कोई न्यू स्टूडेंट नहीं हो कि अभी कूद के आए हो सीधे तैयारी में लग गए। आपका नॉलेज है पहले, और यूपीएससी के प्रीलिम्स हैं, बहुत पुराने पुराने नॉलेज आपके काम आते हैं। आपने खुद रियलाइज किया होगा कि जो पुराने नॉलेज है शायद वो ज्यादा काम आते हैं। ये लास्ट के 40 डेज आपके सिर्फ इफेक्टिवली एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेसिक और सिली मिस्टेक मत करो। तो रिवाइज करो जितना भी हो सके, अपना बेसिक बढ़िया से रिवाइज करो। बी कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली विल क्वालिफाई। बाकी कोई इशू होता है, ज्वाइन टेलीग्राम, वहाँ हमारे डाउट सेशन होते रहते हैं, रेगुलर सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेता हूँ। मैं सारी चीज़ें इंश्योर करता हूँ कि जो बाहर स्टूडेंट है वो भी सही हो। जो इंटरनली है थोड़ा सा उनको प्रियोरिटी देनी पड़ती है, उनके एक दो सेशन डेली होते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ट्रस्ट किया है, तो हैव टू टेक केयर। बट उसका मतलब ये नहीं कि बाहर हो, जैसे ये सी सैट पैसेज, ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए था। बट मैं लाइव करवाता हूँ आप लोगों के लिए भी, कि आपको ऐसा ना लगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी से एसोसिएटेड हो, ट्रस्ट है आपका, विश्वास है मेरे प्रति। आप आए हो यहाँ पे, देख रहे हो, 100 100 लोग लाइव देख रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये रहता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी है, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करूँ देने की, जो भी मेरे पास है। बी कॉन्फिडेंट, अभी आगे हम रेगुलर सेशन लेते रहेंगे, बहुत सेशन लेने हैं अभी। और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फिर सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी मैं आपके डाउट देख लेता हूँ।